हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके सामाजिक विज्ञान के पर्यावरण जो बुक है ना, आपके सामाजिक विज्ञान में 3-4 बुक है जिसमें पर्यावरण ज्योग्राफी है, उसका सेकंड लेसन का क्लास है। आज अपन सेकंड लेसन पढ़ेंगे। पहला लेसन जो कि ग्रहों से, ग्रह सूर्य, ठीक है, उससे रिलेटेड था, वो अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पार्ट 2 जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब देखा है ना आपने, सर के ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस में देखा होगा। ऐसा ये पृथ्वी का एक नक्शा रखा हुआ होता है, ऐसे फुटबॉल की तरह होता है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लोब। और इसमें दो तरह की रेखाएं होती है, एक होती है अक्षांश और एक देशांतर। अक्षांश रेखाएं ऐसे आड़ी चलती हैं, इन रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। और देशांतर रेखाएं ऐसे ऊपर से नीचे चलती है। तो दो तरह की रेखाएं होती है इसके ऊपर, इन रेखाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। आपने ने पढ़ा था ना पिछली बार, गोलाकार नहीं, ऊपर और नीचे से क्या है, चपटी है ना, ऐसे दबी हुई है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव, ये एक होता है उत्तर ध्रुव और नीचे वाला होता है दक्षिण ध्रुव, पर थोड़ी चपटी तथा मध्य पे थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। अपनी कक्षा में आप मतलब कोई भी ऑफिस में देख सकते हैं, छोटा ग्लोब भी आता है, आप ला के देख सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी वास्तविक में पृथ्वी ऐसी जैसी है, बस इसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा रूप बनाकर अपन को बता दिया गया है। यानी हमारी पृथ्वी भी ऐसी है। और जो नीला हिस्सा है ना, वहाँ पे क्या है, टोटल समुद्र है। और जो हरा हिस्सा है वहाँ पे क्या है, ज़मीन है, ठीक है। और ज़मीन का हिस्सा कम है और समुद्र का हिस्सा क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि 70% हिस्सा तो समुद्र से घिरा हुआ है और 30% हिस्सा ही ज़मीन से घिरा हुआ है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। किसी बड़े ऑफिस में जाओगे तो बड़ा ग्लोब मिलेगा, छोटा सा ग्लोब भी आता है। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, वह एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। तो छोटे छोटे ग्लोब भी आते हैं जिनको जेब में भी आप रखकर लेके जा सकते हो। ग्लोब स्थिर नहीं होते, हिलते रहते हैं। उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। जैसे कुम्हार पहिया घुमा के मटके वगैरह बनाता है ना, ठीक है, तो उसी तरीके से इसको घुमाया जा सकता है। ये जो गेंद है, ऊपर से नीचे मतलब गेंद की तरह जो हमारी पृथ्वी, इसको घुमा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके ही आकार में दिखा। इस पे जो ये जो नक्शा बना हुआ है, इसमें महाद्वीप, देश और महासागर, इनको दर्शाया गया और उसी आकार में, उसी साइज में दर्शाया गया है जैसा वो वास्तव में पृथ्वी पर है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब इसके ऊपर किसी जगह को बताना कि भाई जैसे अमेरिका कहाँ है, लंदन कहाँ है, किसी बिंदु को बताना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए, कैसे बताएं कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, कुछ रेखाएं की संदर्भ। और वो रेखाएं अपन क्या मानते हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो देखो ये जो सुई है, देखो एक सुई है जो इसके अंदर से जा रही है और यहाँ निकल रही है। तो इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, इनको ध्रुव कहते हैं। और इसके ध्रुव के चारों तरफ ये इधर मतलब पूरब और पश्चिम की तरफ ऐसे घूमता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो इसको बोलते हैं अक्ष बोलते हैं, जो इसके अंदर से जा रहा है, लेकिन पृथ्वी में वास्तव में अंदर से कोई अक्ष जाता नहीं है, एक काल्पनिक रेखा होती है, उसी के चारों तरफ वो घूमती रहती है, ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। देखो अब एक काल्पनिक रेखा है जो इंसानों ने समझ के लिए बनाया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। ये एक रेखा है जो ऐसे आड़ी जाती है किसके, धरती के बीचों बीच में से,
और इससे धरती के दो बराबर हिस्से हो जाते हैं, ऊपर वाला अलग हिस्सा और नीचे वाला अलग हिस्सा। ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं पूरा, ये आधा कप, और नीचे दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो यानी विषुवत रेखा क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है और ये पृथ्वी को दो हिस्सों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बदलती है। देखो ये जो डॉटेड वाली लाइन है, इसके ऊपर ये लाइंस बाद में पढ़ेंगे अपन, ये पूरा हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार विषुवत पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण है। काल्पनिक एक वृत्त गोला बनता है और यह स्थिति बताने में काम आएगी। ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखो विषुवत वृत्त से उत्तरी गोलार्ध तक जितने भी है इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अक्षांश समांतर, क्योंकि ये रेखाएं इस विषुवत रेखा की क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है। अक्षांशों का अंश में मापा जाता है। किसमें मापते हैं? अंश यानी डिग्री में मापते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त पे डिग्री कितनी होती है? शून्य। शून्य अंश बताता है। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 था, इसका माप 360 डिग्री अंश का 1/4, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 अंश होता है। अंश को इंग्लिश में डिग्री भी बोलते हैं। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, यानी यहाँ से आप 90 अंश चले जाओगे उत्तर की तरफ तो ये उत्तरी ध्रुव आ जाएगा, और ऐसे 90 अंश चले जाओगे नीचे की तरफ तो वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश। तो इसके ऊपर ये विषुवत रेखा के ऊपर ये है ना, ये जैसे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ऐसे नीचे हो जाता है। जैसे जैसे अपन उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं अपनी डिग्री भी बढ़ती जाती है, और यहाँ पे कितनी डिग्री हो जाती है? 90 डिग्री हो जाती है। ऐसे नीचे भी दक्षिणी अक्षांश में 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, फिर ऐसे 90 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है ना। बट अंश के साथ में जैसे 20 डिग्री अंश है तो वो उत्तर की तरफ है दक्षिण की तरफ है, दोनों हमें बताना पड़ेगा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजेटो दोनों अक्षांश 20 पर आते हैं, लेकिन एक तो कहाँ आता है? उत्तर में ऊपर की तरफ आता है, और एक कहाँ? दक्षिण में नीचे की तरफ आता है। तो यानी अगर अपन को 20 अंश ऐसे बोलेंगे तो उससे हमें किसी भी जगह का पता नहीं चलेगा। वो हो सकता है कि इस विषुवत रेखा के ऊपर हो सकता है विषुवत रेखा के नीचे हो। तो जब अपन उसके आगे उत्तर या दक्षिण लगा देंगे तो फिर पता चल जाएगा भाई वो ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और बेलो है होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त की दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे ये गोले क्या है? छोटे होते जाएंगे, और यहाँ सबसे छोटा गोला हो जाएगा, और जो विषुवत रेखा का जो वृत्त है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है। अब आता है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। अब महत्वपूर्ण कुछ समांतर रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त के समांतर होती है। सबसे पहला है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे होता है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में होता है अक्षांश पे ना, और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पे होता है। भाई ये 0 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री। इनके बीच में कुछ रेखाएं हैं 4 महत्वपूर्ण। देखो मैं आपको पहले से अच्छे से डायग्राम में बता देता हूँ 4 महत्वपूर्ण कौन कौन सी है। देखो विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ एक आती है कर्क रेखा, ये कितने डिग्री पे होता है? 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है। और एक और आती है ऐसे ही इधर नीचे की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिण में आती है मकर रेखा, और 66 डिग्री उत्तर में आती है उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव व्रत है ये। ठीक है। और इसमें आता है दक्षिणी ध्रुव व्रत। ठीक है। ये आता है 66 डिग्री दक्षिण में। ठीक है। तो 4 रेखाएं विषुवत रेखा के और उत्तरी ध्रुव के बीच में 2 रेखाएं, एक तो कर्क रेखा
और उत्तर ध्रुव व्रत, और नीचे की तरफ आती है मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत। ये कटिबंध अपन आगे बढ़ेंगे। तो कर्क रेखा का कितना, क्या चीज़ मतलब मान कितना होता है, 23.5 डिग्री उत्तर, इसका 23.5 डिग्री दक्षिण, इसका 66.5 डिग्री दक्षिण, और इसका ऊपर 66.5 डिग्री उत्तर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा मैंने बताई थी अभी 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत व्रत के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत, और विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत। ये 4 इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध, अब पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांटा गया है तापमान के हिसाब से। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य 3 भागों में बांटा गया है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ग्रीन कलर का पार्ट है पूरा, यहाँ पे सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर से आता है, एकदम सर के ऊपर से, इसलिए यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होती है और इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। बाकी हिस्सों में ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच के वाले क्षेत्र में तापमान कम रहता है, मध्यम रहता है, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखो शीतोष्ण कटिबंध क्या हो गया, देखो कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का जो ये ऑरेंज सा कलर का पार्ट है ना यहाँ पे, और मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत इन दोनों पे तापमान कम रहता है। क्यों, क्योंकि सूरज यहाँ पे तिरछा आता है, सीधा ऊपर नहीं आता, इसलिए उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ऊपर वाला होगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे वाला होगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता, बिल्कुल थोड़ा सा हल्की सी धूप आती है यहाँ पे, इसलिए इनको शीत कटिबंध भी कहा जाता है। देखो ये उत्तरी ध्रुव में ये पार्ट है ना ग्रे कलर का पार्ट, यहाँ पे सूर्य बिल्कुल रोशनी बहुत कम पहुँचती है और यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी होती है, इसलिए इन ध्रुवीय इलाकों को उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध कहा जाता है। तो ऐसे 3 इलाकों में बांटा गया है पृथ्वी को। ठीक है, तो ये तो आज अपन ने पढ़ ली अक्षांश रेखाएं जो ऐसे आड़ी जाती है। अब ये सीधी रेखाएं जिनको देशांतर कहते हैं अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।